My dear students and friends, myself known as Santlal, Associate Professor Zoology, Government लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग की चैन में श्रृंखला में फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फिजियोलॉजी की एक ब्रांच होती है न्यूरोफिजियोलॉजी, उसके अंतर्गत इसका अपन अध्ययन करेंगे। और न्यूरोफिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शरीर के अंदर चलने वाली जो रिएक्शंस हैं ब्रेन में, अपने बिहेवियर में, बाहरी बिहेवियर करेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, और माइंड के अंदर चलने वाली जो अभिक्रियाएं होंगी वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम फॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी, नेमली न्यूरोफिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक बहुत ही विशाल शाखाओं की एक फिजियोलॉजी, यानी शरीर कार्य की विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं तंत्रिकीय कार्य की न्यूरोफिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी इज वेरी फैसिनेटिंग या चार्मिंग। फैसिनेटिंग का मतलब है मोहिनी या चित्त आकर्षण को करने वाली, चित्त को आकर्षित करने वाली ब्रांच है ये। चार्मिंग बिकॉज, क्योंकि इट टचेज द इनरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की इनरमोस्ट जो प्रॉब्लम है उनसे ये टच करती है, स्पर्श करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है, व्यवहार एंड माइंड, यानी ब्रेन, यानी दिमाग और व्यवहार से जुड़ी हुई जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको स्पर्श करती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्वस सेल और न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। टिपिकली, सामान्यतः, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। सामान्यतः प्रत्येक न्यूरॉन दो भागों का बना हुआ होता है। एक मुख्य काय होता है जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है साइटोन और तीसरा नाम है पेरिकेरियन, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाली पेरिकेरियन। साइटोन मुख्य काय को बोलते हैं या सेल बॉडी। दूसरे सेल बॉडी से प्रवर्ध निकलेंगे साइटोन से, जिनको सेल प्रोसेसेस कहते हैं। शुरुआत करते हैं सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकेरियन के बारे में। इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी सेल। ये देखने में एक सामान्य कोशिका की भांति प्रतीत होती है। एंड इज 4 to 25 माइक्रोन इन साइज। इनकी जो साइज जो है वो 4 से 25 माइक्रोन तक हो सकती है।
इट इज लिमिटेड बाय ए थिन सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोन जो है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा, झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। दैट इज नॉन एज न्यूरोलेमा, जिसको न्यूरोलेमा कहेंगे। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म ऑफ द साइटोन। जो साइटोन या न्यूरॉन के अंदर पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म है उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे पहले साइटोन में न्यूक्लियस देखते हैं। विशाल होगा, यूजुअली लार्ज होता है, सामान्यतः बड़ा होता है, स्पेरिकल होता है, वर्ताकार, और सेंट्रल केंद्र में होगा साइटोन की विद वेल मार्क न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन, जिसके अंदर सुविकसित न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं। क्रोमेटिन यानी ये पाए तो जाते हैं लेकिन नर्व सेल डिवाइड नहीं होती है। तो न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स इनमें उपस्थित होती हैं। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया असंख्य होंगी, न्यूमरस, और स्पष्ट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, पहचानने योग्य होंगी। थर्ड, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स, सुविकसित और जटिल प्रकार की होती हैं। फोर्थ आ रहा है सेंट्रियोल। मैंने कहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता या डिवाइड नहीं होती तंत्रिका कोशिकाएं। सेल डिवीजन तो होता है, डिवाइड नहीं होती है। विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सेंट्रियोल जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के द्वारा देखा जाए तो ये दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं, बट देयर फंक्शन इज अनसर्टेन, लेकिन इनके कार्य के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया है। बिकॉज नर्वस सेल्स नेवर डिवाइड, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं। नेक्स्ट, डायग्राम की तरफ आइए भैया। ये देखिए, दिस इज साइटोन, जिसके अंदर सेंटर में ये पड़ा है न्यूक्लियस, और चारों ओर से ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है न्यूरोलेमा, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। और इससे एक एक्सोन निकलता है, एक तंतु एक्सोन के रूप में निकलता है, और ये देखिए असंख्य क्या निकल रहे हैं, चार दिखाए वैसे मैंने, संख्या में ये कई गुना तक हो सकते हैं। इनको डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे तंतुक पाए जाते हैं जिनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, और विशेष प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाली ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं जिनको निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। निसल नाम के न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने या न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसलिए निसल अपस्ट्रोक एस लगा दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दिस इज साइटोन। देखिए, सेल बॉडी और साइटोन। अब आगे आ रहा है निसल ग्रेन्यूल्स। पहले सबसे पहले तो इसका नाम कैसे पड़ा निसल ग्रेन्यूल्स का? इट वॉज नेम्ड आफ्टर फ्रेंज निसल, ये जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट था। उनके आधार पे इनका नाम निसल ग्रेन्यूल्स पड़ा है। वो इन्वेंटेड द निसल स्टेनिंग मेथड, जिसने निसल की स्टेनिंग अभिक्रिया या विधि, अभिरंजक विधि की अभिरंजक
विधि की खोज की थी। प्रेजेंट इन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ये पाई जा सकती हैं, बट absent इन एक्सॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि निश्चल ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो क्या एक्सॉन्स के अंदर पाई जाती हैं? entirely absent. Chemically, they are राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, और क्षारीय जो अभिरंजक होते हैं, बेसिक डाइज जो होती हैं, उनके द्वारा ये अभिरंजित होती हैं, स्टेनिंग विद बेसिक डाइज। देयर फंक्शन इज प्रोबेबली, प्रायिकता से, या इसका जो कार्य जो है वो सामान्यतया रिलेटेड टू हेल्थ एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल, हेल्थ और सेल की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। बिकॉज दीज ग्रेन्यूल्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रोजेट्स ऑफ, रोजेट्स का मतलब होता है ग्रुप या बंडल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, इसका मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स के झुंड पाए जाते हैं। विद रोजेट्स ऑफ फ्री राइबोसोम्स, स्वतंत्र राइबोसोम्स की रोजेट्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहते हैं। एंड आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रमुख स्थल होता है। दे डिसअपियर ड्यूरिंग फैटिग, फटिग यानी थकान के समय ये निशल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये अप्रगट हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। एंड आराम की अवस्था के अंदर, विश्रामावस्था के अंदर, रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये रीअपियर हो जाती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यूरोफाइब्रिल्स। इनके अंदर ये निशल ग्रेन्यूल्स दिखाई हैं इनके न्यूरोप्लाज्म में, यानी ये न्यूरोप्लाज्म जो पड़ा है इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स दिखाए हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स आ रहे हैं। दीज आर फर्म, मजबूत होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं, इनमें पाए जाने वाला जो न्यूरोप्लाज्म जो है ये इनसे बने हुए धागे होते हैं। अम्बेडेड इन द न्यूरोप्लाज्म, जो न्यूरोप्लाज्म के अंदर धसे हुए हैं। आकार इन बोथ द सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस, यानी ऐसे न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो साइटोन या सेल बॉडी और एक्सोन और डेंड्राइट या डेंड्रॉन्स दोनों में उपस्थित होते हैं। कुछ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी होती हैं, किसमें? न्यूरोप्लाज्म में। दो प्रकार की पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होती हैं, मेलेनिन एंड लाइपोक्रोम। मेलेनिन डार्क ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर, डार्क ब्राउन या ब्लैक यानी काले रंग की होती हैं। प्रेजेंट इन सर्टेन सेल्स, लेकिन सभी नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स में नहीं पाई जाती। कुछ सर्टेन सेल्स में, सर्टेन न्यूरॉन्स के अंदर ये पाई जाती हैं। लाइपोक्रोम येलो और ऑरेंज इन कलर, इनका कलर कैसा होगा? पीला या नारंगी, ऑरेंज इन कलर। प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑटोनॉमिक गेंगलिया, ये किसमें पाए जाते हैं? जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर जो गेंगलिया होते हैं। गेंगलिया इज द क्लस्टर ऑफ नर्वस, गेंगलियन इज द क्लस्टर ऑफ नर्वस सेल्स। तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे को तंत्रिका गुच्छ कहते हैं। गेंगलियन सिंगुलर वर्ड है, गेंगलिया प्लूरल वर्ड है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसके ऊपर ब्रेन का नियंत्रण नहीं होता है, उनमें ये लाइपोक्रोम नाम की पिगमेंट ग्रेन्यूल्स वर्णक युक्त
कणिकाएं उपस्थित होती हैं। ये तो अपन ने जो संरचनाएं पढ़ी वो साइटोन में है। अब साइटोन से कौन कौन से सेल प्रोसेसेस कोशिका प्रवर्ध निकलते हैं उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है सेल प्रोसेसेस। दीज आर फिलामेंटस आउटग्रोथ These are filamentous outgrowths extending away from the cell body and are of two types. ये जो हैं साइटोन से निकलने वाली तंतु तंतुकीय या तंतुमय आउटग्रोथ प्रवर्ध बाहर निकलने वाले प्रवर्ध होते हैं। अवे फ्रॉम द सेल बॉडी यानी कोशिका काय से निकलने वाले प्रवर्ध होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, और तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। वो कौन कौन से आएंगे? एक तो होगा एक्सोन और दूसरे होंगे डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स ये दिखाए हैं। अब एक्सोन में मैं संरचना दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, एक लंबी संरचना है। इस एक्सोन के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ये देखिए एक्सोप्लाज्म है और ये नाम लिखा हुआ है एक्सोन। और ये चारों ओर जिस झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोलीमा, जिसका शायद यहाँ नाम नहीं होगा। अब इनके चारों तरफ दो प्रकार की झिल्लियां होती हैं। अंदर की तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं माइलिन शीथ। ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही है ये माइलिन शीथ होती है अंदर की ओर। और ये माइलिन शीथ जगह जगह कुछ अंतरालों के पश्चात ये देखिए यहाँ कटी हुई होती हैं, जिनको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। जगह जगह से कुछ अंतरालों के बाद में कटी हुई होती है, जिसको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। और ये अंदर से भी ये देखिए लाल टुकड़ों में यानी फ्रैगमेंट्स के द्वारा या इंसाइजर या क्लेफ्ट के द्वारा भी ये खंडित होती है, विभाजित होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके चारों तरफ दूसरी शीथ या मेम्ब्रेन और पाई जाती है, जिसकी डिस्कवरी स्वान नाम के न्यूरोलॉजिस्ट ने की थी। उसके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया है स्वान शीथ। अब ये स्वान शीथ जो है वो एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर के बीच में पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिका जैसी दिखाई दे रही है। और प्रत्येक श्वान सेल में एक एक न्यूक्लियस होगा। ये देखिए पहले वाले में यहाँ नोड ऑफ रेनवायर तक एक कोशिका है, ये न्यूक्लियस हो गया। दूसरी के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तीसरी में ये न्यूक्लियस हो गया और चौथी में ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल यहाँ इंडिकेट किया है। न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल प्रत्येक श्वान सेल में केंद्रक उपस्थित होता है। अब आगे दूसरी तरफ देखिए। एक्सोन के अंतिम सिरे पर जाने के पश्चात ये फिलामेंट्स में विभाजित हो जाता है, जिनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। टीलोडेंड्रिया क्यों कहते हैं? टीलोज का मतलब होता है एंड, अंतिम सिरे पर। डेंड्रिया का मतलब डेंड्रोन की तरफ। ये कोई भी फिजियो यानी कि इम्पल्स या तंत्रिका आवेग जो होता है वो एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की तरफ भेजा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है टीलोडेंड्रिया। और प्रत्येक
इस फिलामेंट के अंतिम सिरे के ऊपर बटन लाइक या गुंडी जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये अंतिम सिरे के ऊपर गुंडीदार संरचनाएं दिखाई हुई है। इनके साथ साथ में एक्सोन से कोलेटरल फाइबर्स भी निकलते हैं। ये देखिए कोलेटरल फाइबर्स, ये अपने अंदर उपस्थित सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ भेजने का कार्य करते हैं। कोलेटरल फाइबर्स, इनके अंतिम सिरे के ऊपर भी ये गुंडीदार संरचनाएं या नोब या बटन्स उपस्थित होते हैं। यही मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन है। चलिए, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स, दीज आर सेंसोरी या अफरेंट। ये तो कोई भी तंत्रिका आवेग जो आता है उसको लाने वाला है, संवेदी होता है। अफरेंट अभिवाही, लाने वाला, प्रोसेसेस प्रवर्ध है। कंडक्टिंग इम्पल्स इनटू द न्यूरॉन, और न्यूरॉन की तरफ भेजते हैं, यानी साइटोन की तरफ भेजते हैं। दीज आर शॉर्ट एंड ब्रांच्ड, छोटे हैं लेकिन शाखित हैं। कंटेनिंग निसल ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स उपस्थित होती हैं। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम नील टू न्यूमरस, इनकी संख्या नन टू न्यूमरस होगी। नील एक्चुअली काम में नहीं लिया जाता है। या तो न्यूरॉन्स अनुपस्थित हो, ये डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन अनुपस्थित होंगे, या इनकी संख्या असंख्य हो सकती है। दूसरा, कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेसेस आ रहा है, सेल प्रोसेस एक्सॉन। इट इज मोटर या इफरेंट प्रोसेस, ये तो दहन करने वाला, कोई भी तंत्रिका आवेग है उसको आगे की तरफ ले जाने वाला, इफरेंट यानी डेंड्राइट की तरफ भेजने वाला, अफरेंट लाने वाला, इफरेंट ले जाने वाला। इफरेंट प्रोसेस है। कैरिंग इम्पल्सेज, जो तंत्रिका आवेग आते हैं उनको ले जाते हैं अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, सेल बॉडी से आगे की तरफ ले जाए जाते हैं। इट इज अनब्रांच्ड एंड जनरली लॉन्गर देन दी डेंड्राइट्स, ये डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स की जो ब्रांच थे उस रूप में ये शाखित, ब्रांच्ड यानी शाखित नहीं होते, और डेंड्राइट्स की तुलना में ये लंबे होते हैं, लंबा होता है। एक्सोन इज ए सिंगल बट कांस्टेंट, एक्सोन एक ही होगा और स्थायी होगा, बट कांस्टेंट स्थिर होगा। इट कंटेन्स नो निसल ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती। इट अराइजेज फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द नर्वस सेल्स कॉल्ड द एक्सोन हिलॉक। वापिस अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये कहाँ से अराइज हो रहा है, ये देखिए आप। ये जो एक्सोन है ये साइटोन से इनकी उत्पत्ति होती है, अराइज होता है, और इस जिस स्थान से ये निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। ये देखिए आप, एक्सोन हिलॉक। इट अराइजेज फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका से जहां से ये निकलता है उसको एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, जो न्यूरोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कंटिन्यूअस इन एक्सोन एंड इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। साइटोन में पाए जाने वाला जो न्यूरोप्लाज्म था वो एक्सोन के अंदर भी चलता जाता है, निरंतर कंटिन्यूअस में होता है,
लेकिन एक्सोन में पाए जाने वाला जो न्यूरोप्लाज्म होगा उसको अपन कहेंगे एक्सोप्लाज्म। द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोलीमा। एक्सोप्लाज्म के चारों ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली है उसको एक्सोलीमा, पीछे बता दी मैंने आपको। विच टर्मिनेट्स इन माइन्यूट नॉब्स, जो अंतिम सिरे पर जाकर के छोटे छोटे गुंडियों में या बटन्स में या टर्मिनेक्स में जाकर के समाप्त होते हैं। बिसाइड्स दीज ब्रांचेज एन एक्सोन में गिव ऑफ सिलेंडर लेटरल ब्रांचेज कॉल्ड कोलेटरल फाइबर्स। इन ब्रांचेज यानी जो टिलोडेंड्रिया कह रहे हैं, यानी एट terminal portion the axon branches into fibers called telodendria which terminate in minute knobs या buttons या terminex। यानी एक्सोन के जो टर्मिनल पार्ट हैं उनको पीछे मैंने बता दिया है, टिलोडेंड्रिया कहते हैं। और टिलोडेंड्रिया किस में समाप्त होते हैं? सिनेप्टिक नॉब या माइन्यूट छोटे छोटे गुंडियों जैसी संरचना में, नॉब्स में, बटन्स में, या तीसरा नाम है टर्मिनेक्स में। इसके साथ साथ में एक्सोन से पार्श्वों में सहपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं जिनको कोलेटरल फाइबर्स बोलते हैं, सहपार्श्विक तंतुक। दीज आर साइड ब्रांचेज ऑफ एक्सोन। ये एक्सोन से निकलने वाली, पार्श्वों में निकलने वाली शाखाएं हैं या तंतु हैं। सो दैट वन न्यूरॉन कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू सेवरल अदर्स। एक न्यूरॉन एक अपने पास जो सूचना, एक एक्सोन जो एक्सोन के पास में कोई भी तंत्रिका आवेग आया उसको ये उस सूचनाओं के रूप में, तंत्रिका आवेगों के रूप में ये कई न्यूरॉन्स के को सप्लाई कर सकता है, भेज सकता है। क्या कह रहा है? These are side branch of axons so that one neuron can send information to several others. Each of these has a synaptic terminal on the tip. ये कोलेटरल फाइबर के एंड पर भी मैंने बताया थे कि गुंडी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, टर्मिनल अंतस्थ सिरे के ऊपर। एक्सोन में बी इन्वेलप्ड बाई 1 or 2 शीट्स। एक्सोन जो होता है वो एक या दो आवरणों द्वारा घिरा हुआ होता है। एक भी हो सकता है, माइलिन उपस्थित भी हो सकती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो बताई है शीट वो अनुपस्थित भी हो सकती है, उपस्थित भी हो सकती है। एन एक्सोन एंड इट्स शीट्स, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक्सोन और इसके चारों तरफ पाए जाने वाले ये जो आवरण है इनको कॉमनली कॉल्ड नर्व फाइबर, इनको सामान्यतया तंत्रिका तंतु बोलते हैं। एक्सोन और उसके चारों तरफ पाए जाने वाली इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? माइलिन शीथ। और आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? स्वान शीथ। इसको मिलाकर के जो संरचना बनती है उसको कहते हैं तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर। Axon may be enveloped by 1 or 2 sheaths. An axon and its sheaths जो आवरण होते हैं आर कॉमनली कॉल्ड नर्व फाइबर। दीज शीथ्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये आवरण या शीथ जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, इनर माइलिन शीथ और आउटर स्वान शीथ। अंदर की तरफ पीछे डायग्राम में देखा है, ये देखिए, फिर देखिए आप, अंदर की तरफ रेड वाली जो दिखाई है ये माइलिन शीथ है और बाहर की तरफ दिखाई है ये स्वान शीथ है।
और ये कोलेटरल फाइबर्स निकल रहे हैं जो अंतिम सिरों पर जाकर के टर्मिनल पॉइंट के ऊपर जाकर के नॉब्स का निर्माण करती हैं। ये एक्सोन से अन्य न्यूरॉन्स को अपने तंत्रिका आवेगों के रूप में सूचनाएं प्रेषित करने का कार्य करते हैं। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेटरल फाइबर फाउंड इन न्यूरॉन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए माइलिन शीथ, जिसको मेडुलरी शीथ भी बोलते हैं। बाहर वाले एक भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है मेडुलरी शीथ। इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये माइलिन शीथ जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। व्हाइट इन कलर, देखने में सफेद प्रतीत होती है। हैज ए लेमिलर स्ट्रक्चर, पटलिका के रूप में लंबी संरचनाएं के रूप में उपस्थित होती है। द माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड या ब्रोकन। माइलिन शीथ जगह जगह से टूटी हुई होती है कुछ अंतरालों के पश्चात, और उन क्षेत्रों को नोड ऑफ रेनवायर बोलेंगे। द शीथ इज फर्दर, या सॉरी, माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड, बाधित होती है या टूटी हुई होती है, ब्रोकन एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतरालों के पश्चात जगह जगह से ये टूटी हुई होती है। नॉन एज नोड ऑफ रेनवायर, जिसको अपन नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। द शीथ इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू माइलिन सेगमेंट्स बाई ऑब्लिक क्लेफ्ट्स। माइलिन शीथ अंदर वाली थी जिसमें तिरछे क्या आ रहे थे, इंसाइजर्स आ रहे थे। उसके द्वारा डायग्राम को फिर देखते हैं। ये देखिए आप, ये तिरछे इंसाइजर या क्लेफ्ट के द्वारा ये सब डिवाइडेड होती है। कौन? अंदर वाली माइलिन शीथ। ये नाम लिखा हुआ है इंसाइजर। वापिस क्या कह रहा है? द शीथ इज कौन सी? माइलिन शीथ इज फर्दर, आगे सब डिवाइडेड इनटू माइलिन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है बाई ऑब्लिक, तिरछे क्लेफ्ट के द्वारा या इंसाइजर्स के द्वारा। द शीथ इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सोन। टर्मिनल ब्रांचेज जो होती हैं वहाँ ये नहीं दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं पाई जाती है। माइलिन शीथ में बी absent ऑन सम फाइबर्स। कुछ तंत्रिका तंतु ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, उनको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे। ऑन दिस बेसिस देर आर टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। इसके आधार पे, इसके माइलिन शीथ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, माइलिन युक्त होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स विदाउट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, नॉन माइलिनेटेड का उदाहरण आ रहा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो गेंगलियन सिंगुलर वर्ड है, गेंगलिया बहुवचन है, जो गुच्छक पाए जाते हैं, उनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ सदैव अनुपस्थित होती है। ऑटोनॉमिक एक्सोन ऑफ ऑटोनॉमिक गेंगलिया। माइलिन शीथ क्या करती है? ये increases the speed of nerve impulse transmission and also serves as an insulating jacket। माइलिन शीथ जो होती है वो तंत्रिका जो आवेग आते हैं उनका संचरण करने में और उसकी गति को बढ़ाने में मदद करती है। साल्टेटरी मूवमेंट आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन में।
आल्सो सर्वज एज इंसुलेटिंग जैकेट, ये एक्सोन के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग जैकेट का भी निर्माण करती है, यानी ये एक सुरक्षात्मक कवच का भी निर्माण करती है। श्वान शीथ दूसरा बाहरी है, आउटसाइड द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बाहर की तरफ है। अनोदर शीथ ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, सिर्फ अकेली चपटी कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है जिनको स्वान सेल्स बोलते हैं। यानी माइलिन शीथ के चारों तरफ है शीथ और सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, अकेली कोशिकाओं की परत की बनी हुई है। या स्वान सेल अलग अलग हैं, जैसे नोड ऑफ रेनवायर की एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर तक एक, फिर दूसरे नोड ऑफ रेनवायर तक दूसरे। एक्चुअली द नोड ऑफ रेनवायर इज द जंक्शन बिटवीन टू स्वान सेल्स। वास्तव में देखा जाए तो स्वान सेल्स जो होती हैं वो नोड ऑफ जो रेनवायर होता है वो इसका जंक्शन होता है, लेकिन शुरुआत में जब लेंगे तो ऊपर वाले में नहीं होगा, वहां नहीं पाई जाती सबसे पहली स्वान सेल में, ध्यान रखना। द स्वान शीथ मेंटेन्स द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द नर्व फाइबर्स। स्वान शीथ जो होती है वो नर्व फाइबर्स के ऊपर अपना अस्तित्व नियमित रूप से बनाए रखती है। इट सप्लाई न्यूट्रिटिव मटेरियल टू दी फाइबर। अब ये इसका फंक्शन देखिए आप, ये पोषकीय पदार्थ नर्व फाइबर को प्रोवाइड करती है एंड आल्सो प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फाइबर रीजनरेशन। और साथ साथ में ये अगर फाइबर में कोई तंत्रिका तंतु डैमेज हो जाए तो उसका पुनः निर्माण करना या पुनः उत्पत्ति करना, रीजनरेट करने का कार्य भी साथ साथ में स्वान शेल्स या स्वान शीथ कर रही है। नेक्स्ट, नंबर and arrangement of nerve fibers. On the basis of number and arrangement of the nerve fibers, neurons may be of 4 types. नर्व फाइबर्स की के ऊपर पाए जाने वाले प्रवर्धों की और उनकी व्यवस्था के हिसाब से ये न्यूरॉन्स 4 प्रकार के होते हैं। ए पोलर, कोई कोशिका प्रवर्ध नहीं, सिर्फ साइटोन ही होगा। पहले में डायग्राम ए का ए में दिखाया है, अंदर केंद्रक है और ये न्यूरोप्लाज्म है अंदर, ये साइटोन है। कोई डेंड्राइट नहीं, कोई एक्सोन नहीं। यूनिपोलर, एक कोशिका प्रवर्ध होगा, लेकिन वो प्रवर्ध सदैव अगर यूनिपोलर होता है तो एक्सोन ही होगा, डेंड्राइट नहीं होगी। वन प्रोसेस दैट इज एक्सोन, बी में देखिए आप, ये साइटोन है और ये एक्सोन नाम लिखा है। आगे ए और डी आएगा, डी का मतलब डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स और ए का मतलब एक्सोन। बाइपोलर 2 प्रोसेस हैं, वन एक्सोन वन डेंड्रॉन। ये देखिए ये साइटोन जो है इससे एक एक्सोन निकल रहा है, दूसरा ये एक डेंड्राइट निकल रहा है। मल्टीपोलर, एक्सोन तो सदैव एक ही होगा, ये एक्सोन यहां आना चाहिए, ये देखिए एक्सोन थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये तो साइटोन है, गोल वाली संरचना जिसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है लाल रंग का, ये साइटोन है, ये एक्सोन है और ये सभी डेंड्राइट्स हैं जो दिखाए हुए हैं। ये नीचे डी कोमा इन्वर्टेड कोमा यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, तो डी डेंड्राइट्स 1 2 3 ही हैं, ये डी नहीं है,
ये तो ABCD 4 डायग्राम हैं, यानी 4 प्रकार के नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स हो सकते हैं। किन के आधार पे? कोशिका प्रवर्धों की संख्या और उनकी व्यवस्था के आधार पे न्यूरॉन्स 4 प्रकार के हो सकते हैं। ए पोलर, सिर्फ साइटोन उपस्थित होगा। यूनिपोलर, सिर्फ एक्सोन और साइटोन उपस्थित होंगे। बाइपोलर में एक एक्सोन एक डेंड्रॉन। मल्टीपोलर में मैनी प्रोसेस, 1 एक्सोन एक ही होगा। डेंड्राइट सेवरल डेंड्रॉन्स होंगे। ये डेंड्रॉन 3 दिखाए। The shape of the nervous cells also varies according to the number of processes. तंत्रिका कोशिकाओं की जो शेप या आकृति जो होती है वो कोशिका प्रवर्धों की उपस्थिति के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। ये राउंड भी हो सकते हैं, फ्लैश शेप्ड भी हो सकते हैं, अंडाकार ओवल इन शेप्ड भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर या स्टार शेप्ड भी हो सकते हैं, तारे जैसी संरचना वाले। तो ये हुआ फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम का न्यूरॉन या नर्व सेल का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है और मेरी समझ में आपके ये आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके आगे जो वीडियो मैं बताऊंगा, ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी तंत्रिका आवेग का ओरिजिन, उद्भव कैसे होता है और वो आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। प्रोपेगेट कैसे होता है एक नर्व फाइबर के ऊपर, इसके बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात आएगा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो जो विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियोज को वॉच कर रहे हैं, अति शुभकामनाएं। और जिनके लिए ये उपयोगी साबित हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की अनेकों वीडियोज मिलते रहेंगे, नॉट लिमिटेड अप टू फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट होने के पश्चात बाकी के सब्जेक्ट्स, इथोलॉजी, इकोलॉजी, जो भी है, इनवर्टिब्रेट्स, इनके बारे में भी आपको मैं वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।